नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज बात करते हैं बीजेपी की ईमानदारी पर और बीजेपी महिला आरक्षण के बारे में जो कुछ भी कह रही है उस पर। दरअसल एक बात को समझना बहुत मुश्किल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार झूठ के बुनियाद पर कब तक चलती रहेगी। क्या ये झूठ ऐसा ही चलता रहेगा? जो महिला आरक्षण बिल यानी कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल 2023 में पास हो चुका है, उसको फिर से पास करने की कौन सी बात थी? क्या यह महिला आरक्षण बिल को फिर से पास किया जा रहा था जिसको विपक्ष ने गिरा दिया, या कुछ और ही था? एक बात और कि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में पास हो गया। 3 साल तक उसको रोके रखने के बाद अभी 16 अप्रैल को मोदी सरकार ने सर्कुलर जारी किया। दरअसल बिल पास होने के बाद भी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भी सरकार उसको नोटिफाई करती है, तब जाकर वो जो भी कानून है वो इफेक्ट में आता है। तो आखिर 3 साल तक इन्होंने रोक कर क्यों रखा था? और क्या इन्होंने पेश किया था संसद में जिसको कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया? क्या ये महिला आरक्षण बिल था? नहीं। जब 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो फिर से क्या पास करना था? दरअसल जो 131वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था, वो बिल इस बात के लिए था, नंबर 1, कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। इस बात को अच्छी तरह समझिए। और इसमें एक बात ये डाल दी गई कि ये जो बढ़ी हुई सदस्य संख्या है, करीब करीब जो ये 300-305 सीटें बढ़ रही हैं, इनमें से महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है? आखिर 543 सीटें जो हैं, उनमें से ही महिलाओं को 33% या 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? अब एक और खेल देखिए। खेल जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में जो बिल पास किया गया उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले जनगणना कराएंगे। ये जनगणना असल में तो 2021 में होनी थी। 21 में जनगणना नहीं कराई गई और उसमें कारण दिया गया कि उस समय कोविड का समय चल रहा है और इसलिए जनगणना संभव नहीं है। हालांकि कई राज्यों में इसी बीच चुनाव कराए गए, वहाँ पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जनगणना नहीं कराया गया क्योंकि जनगणना पर एक मुद्दे को लेकर के विवाद था। तो बहरहाल 2023 के विधेयक में के कानून में ही ये प्रावधान किया गया था कि सबसे पहले जनगणना कराएंगे। जनगणना के बाद लोकसभा की जो सीटें हैं उसका डिलिमिटेशन होगा। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हर चुनाव क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस जो चुनाव क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन से इलाके आएंगे। दरअसल मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि भारत में जो संविधान है उसमें ही ये प्रावधान है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा की जो सीटें हैं उनका डिलिमिटेशन होगा, यानी पहले से तय की जाएगी। यानी मान लीजिए कि दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो अगर 7 सीटें जो हैं वो जनगणना पर आधारित है, यानी आबादी पर आधारित है। 1975 तक हर जनगणना के बाद सीटें बढ़ती थी, इसलिए आप पाएंगे कि 1952 में जो लोकसभा की सीटें थी
उसके मुकाबले 1971 का जो चुनाव हुआ था उसमें सीटें बढ़ गई थी, बढ़ती जाती थी हर बार, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और लोकसभा में सीटों का फैसला आबादी के आधार पर किया जाना था। 1975 में उसको 25 सालों के लिए रोक दिया गया और फिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी उसको और 25 सालों के लिए रोक दिया गया। अब 2026 में ये खुल गया है कि अगर सरकार चाहे तो डिलिमिटेशन कर सकती है जनगणना के बाद। आपको पता ही है कि जिस जनगणना को 2021 में करवाना था वो जनगणना अब करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी मकानों का नंबर लिखा जा रहा है, उसके बाद फिर जब मकानों का नंबर हो जाएगा तो फिर लोगों की जनगणना होगी। और इस बार सरकार घोषणा कर चुकी है कि जाति जनगणना भी होगी। तो जनगणना का जो परिणाम आएगा 2027 तक, अगले साल के आखिर तक भी आ सकता है। डिलिमिटेशन की ज़रूरत उसके बाद पड़ सकती है, लेकिन सरकार जो है इस समय एक मुद्दे की तलाश में थी जिसके आधार पर विपक्ष पर हमला किया जा सके ऐसा लग रहा है। इसलिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। वो भी आयोजन तब किया गया जब 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तमिलनाडु और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य हैं। अब इसमें क्या है कि जब सीटें बढ़ाने की बात आती है तो दक्षिण के सारे राज्य जो हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बहुत सख्ती से लागू किया गया, बेहतर तरीके से लागू किया गया, इसलिए वहाँ आबादी उतनी नहीं बढ़ी जितनी आबादी की हिंदी क्षेत्रों में बढ़ी है। अब अगर आबादी के हिसाब से सीटें तय की जाएंगी तो ये तय है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य जहाँ की आबादी ज़्यादा बढ़ी है वहाँ ज़्यादा सीटें हो जाएंगी और तमिलनाडु से लेकर दक्षिण के सभी राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए दक्षिण में उसका विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि जब सीटें कम हो जाएंगी तो लोकसभा में उनकी आवाज़ धीमी पड़ जाएगी। लेकिन सरकार जो है बहुत चालाकी से ये सारा काम करना चाहती थी। पहली बात तो ये कि आप देखिए, मोदी जी बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे। संसद का नया भवन बना, उसमें 543 नहीं 850 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। यानी मोदी जी ने कई साल पहले, कम से कम 4 साल पहले ये तय कर लिया था कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 850 कर दी जाएगी। अब 850 जब की जाएगी तो सदस्यों की संख्या जब बढ़ेगी आबादी के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, तमिलनाडु में कम हो जाएगी। बंगाल का भी कहना है कि उनकी सीटों की संख्या भी कम हो जाएगी। खैर, सरकार ने इस पर ये आश्वासन दिया कि सीटें अनुपात में बढ़ाई जाएंगी, यानी हर राज्य में जितनी सीटें हैं वो सीटें जो हैं वो जो अभी सीटें हैं उसका 50% बढ़ाया जाएगा। और डिलिमिटेशन के लिए उन्होंने कहा कि 2011 में जो जनगणना कराई गई थी उसके आधार पर किया जाएगा। अब जब 2026 में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी लोकसभा के चुनाव में करीब करीब 4 साल का फ़र्क है, 26 में है, हमें 3 साल तो पूरा फ़र्क है, तो फिर इसकी जल्दी क्या है? दरअसल जल्दी इसलिए थी कि बीजेपी को शायद एक मुद्दे की तलाश थी, मोदी जी को एक मुद्दे की तलाश थी, और इसलिए 3 विधेयक लाए गए। उसमें एक संविधान संशोधन का विधेयक था जिसको वोटिंग के बाद विपक्ष ने गिरा दिया क्योंकि 2/3 बहुमत अब भी लोकसभा में नहीं है बीजेपी के पास। बाद के जो 2 विधेयक थे उनको सरकार ने खुद वापस कर लिया। तो आप इस बात को समझिए कि ये बिल जो लाया गया था महिला विधेयक महिलाओं के आरक्षण के लिए नहीं था। ये विधेयक था संसद में सीटों को बढ़ाने के लिए, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। उसके बाद दूसरा था डिलिमिटेशन के लिए, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष से अभी तक सरकार ने बात नहीं की है।
और इस बात को विपक्ष बार बार कह रहा है। इसलिए ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष ने महिलाओं का आरक्षण रोक दिया, ये गलत है। महिलाओं का आरक्षण लागू है और वास्तविकता ये है कि जो 2023 में विधेयक पास किया गया, कानून पास किया गया, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं कि 2029 तक भी ये कानून लागू ही नहीं होगा। 2029 के बाद लागू होगा, यानी 2034 के लोकसभा चुनावों में लागू होगा। तो सरकार जब इतनी देर से इसको लागू करना है तो अभी क्या जल्दीबाजी थी? जल्दीबाजी सिर्फ ये थी कि बंगाल के चुनावों में कुछ फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि विपक्ष जो है सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को पास नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी डिलिमिटेशन और ख़ास तौर पे बढ़ी हुई सीटों के आधार पर डिलिमिटेशन के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। तो इसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया था और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है, जो सही नहीं है। अगर सरकार ईमानदार है तो लगभग सभी पार्टियां कह रही हैं। आज भी प्रियंका गांधी ने कहा कि आप महिला आरक्षण को अभी से लागू कर दीजिए और उसके लिए कानूनी संशोधन की ज़रूरत है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन 543 सीटें जो हैं उसी पर कर दीजिए। पर मोदी जी इस पर राजी नहीं हैं। वो सीटें बढ़ाना चाहते हैं और उसका खेल सिर्फ ये है कि जब सीटें बढ़ेंगी तो हिंदी के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से में सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी और यहाँ से बीजेपी को ज़्यादा सीट निकालना आसान होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो या नहीं लागू हो, सीटें बढ़ जाएं और बढ़ी हुई सीटों के आधार पर बीजेपी आसानी से लोकसभा पर अपना नियंत्रण कायम रखे। बहरहाल इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या ये जो पिछले दरवाजे से लोकसभा की सीट बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी वो सही था या गलत था, और जो डिलिमिटेशन के ज़रिए नए क्षेत्र लोकसभा के बनाने की कोशिश हो रही थी वो सही है या गलत है? हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और उस पर अपनी राय दीजिए। उसके बाद आपसे एक अनुरोध ये है कि हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर सूचना मिल जाए। सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें, और इसके साथ साथ सत्य हिंदी की सदस्यता का जो अभियान अभी चलाया जा रहा है उसका हिस्सा बनिए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.